नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। जिसको हम लोग देखा जाए तो पेटीएम नाम से जानते हैं। तो पेटीएम कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी भी है। एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है और 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। जब कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला और कंपनी आज तक लिस्टिंग गेन तक भी पहुंचा नहीं और पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि कंपनी के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है वो और भी खराब होता चले जा रहा है। जब ये सारे सिचुएशन ठीक ठाक हो जाए तब शायद वो रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इसका जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया। जो सबसे जिस बिजनेस के माध्यम से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहा था, सबसे ज़्यादा एक्चुअली वो बिजनेस ही कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस था। आज वही बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और वही बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा था। आज वही बिजनेस बंद होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और भी खराब हो गया। जैसे आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। सेल्स तो ठीक ठाक है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। कंपनी हर साल हर क्वार्टर कंपनी लॉस करते चले गए और इसी लॉस के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिले। अभी साल भर की बात करूँ तो इस बार भी कंपनी के जो अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं वहाँ पर भी लॉस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। करीबन 1100 करोड़ के आसपास टोटल नेट लॉसेस देखने को मिले हैं और जो 3,900 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे लॉसेस हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ। ये एक अच्छी बात है। शायद इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया और एक बाइंग का टारगेट दिया। वो टारगेट किस लेवल में दिया वो भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, मोतीलाल कीप्स न्यूट्रल रेटिंग रेज 530 रुपीज़ का यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक टारगेट रखा गया है। मतलब उन्होंने एक टारगेट रखा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग, पीटी का मतलब है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक स्विंग बेसिस में, एक शॉर्ट टर्म बेसिस में एक ट्रेडिंग के लिए टारगेट किसने रखा, मोतीलाल ओसवाल ने। तो 530, तो क्या सही में 530 तक जा सकते हैं? अगर 530 लेवल को मैंने मार्किंग किया तो वो 530 लेवल एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जिस कैंडल रेड कैंडल बना था, जो जब करेक्शन होने के बाद, बिग फॉल होने के बाद, यहाँ पे बिग करेक्शन होने के बाद जब रीबैक किया था तो वही लेवल से कंपनी फिर से करेक्ट बिग क्रैश हो गया। तो वही लेवल इसका देखा जाए तो अभी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस निकल कर है करीबन 530 के आसपास। तो 530 तक अगर रीबैक करे तो 530 तक जाने का कोशिश करेंगे। अभी 530 तक जाने के लिए उसको सबसे पहले 440 लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब इस लेवल को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर गए तो ये मतलब 530 लेवल तक जा सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस तरीके से टारगेट दिया है। देखिए, मैं कोई आपको यहाँ पे काम करने के लिए मैं कोई आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इस कंपनी का खुद का कोई स्टेक नहीं है, खुद का कोई बाइंग नहीं है। क्योंकि मैं नेगेटिव कंपनी के ऊपर, जो कंपनी का पहले ही लॉसेस में है, जो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो उसके ऊपर निवेश करना पहले से ही मैं नेगेटिव के हिसाब से देखता हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर सारी चीज़ों को देखकर समझकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त ने ये भी कमेंट्स किया कि कंपनी के इन्वेस्टर अच्छा है तो कंपनी बेस्ट है। इन्वेस्टर देखेंगे तो एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, मान लेता हूँ। डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, बाकी पब्लिक के पास है। और प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग एक भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट है। हाँ, अगर एफआईएस के साथ साथ डीएस के पास भी होल्डिंग सेम टू सेम होता तो मैं मान लेता कि हाँ, कंपनी अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी उतना बेस्ट है जो आगे बढ़कर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन के बेसिस में आप काम करिए और आप मुझे कमेंट्स भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो ये मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं, जो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड है वो ईवी सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। अभी ईवी सेक्टर को देखूँ तो आप देख सकते हैं, स्ट्रीट व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ईवीज पॉलिसीज अनलाइकली टू इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स। मतलब जितने सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है इसको थोड़ा सा झटका लग सकते हैं, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि ईवीज की जो पॉलिसीज है उस पॉलिसीज को थोड़ा सा
अनलाइकली चेंज कर जा सकते हैं, मतलब किया जा सकते हैं। और उस बेसिस में शायद उसी न्यूज़ के कारण, उसी अपडेट के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया सेड टू फ्राइडे इट वुड लोअर इम्पैक्ट टैक्सेस ऑन, आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स है उसके ऊपर टैक्सेशन के ऊपर कुछ चेंजेस लेके आ गया है, कुछ एक्सचेंज कुछ चेंजेस किया गया है, जिसके चलते है आप देख सकते हैं कमिटमेंट जो था टू इन्वेस्ट एट लेटेस्ट सॉरी $500 मिलियन का, वो डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी लास्ट ईयर्स का जो टारगेट था वो शायद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, जिसके चलते है मुझे लगता है कि एम सुमी के ऊपर मदरसन जो सुमी है, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड है, वो कंपनी के ऊपर इसी कारण की वजह से एक फॉल देखने को मिला था। और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा न्यूज़ आए तो उसमें शायद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, और वो करेक्शन के बाद फिर से वो रिकवरी खुद ही कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से फिर से वो रिकवरी भी कर लिया। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स बना था वो यहाँ पे कुछ कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी किया, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और उसके बाद कंपनी फिर से देखिए नीचे आए, वही लेवल को टच किया, अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर टारगेट तक गए तो कितना लेवल तक टारगेट बन सकता है? जो मुझे टारगेट देखने को मिला करीबन 78 रुपीज़ के आसपास, और 78 रुपीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 27% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है। जिस कप का साइज है उसी कप के बेसिस में मैंने टारगेट को लेने के लिए फैसला लिया, और मैंने इसीलिए फैसला लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि कंपनी के बिजनेस के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिलेगा। 1500 से 1400 करोड़, 1600 करोड़, 2100 करोड़, मतलब सेल्स में हर साल में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 170 से 150, 106, 168, तो कुछ इस तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, और बाकी उसी के साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का रिजर्व भी अलग लेवल का रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला, रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का बोरिंग्स भी अच्छा खासा ग्रोथ किया, 373 से 283 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखेंगे 170 से 595 करोड़ तक कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन कंपनी के ऊपर बनता हुआ देखने को मिले है, जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर मैं एक बुलिश व्यू के हिसाब से देखता हूँ। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को स्टडी करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा कि कंपनी ने लास्ट मतलब लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी 10 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दिया। तो 10 टाइम से ज़्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर है, एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर, हेलीकॉप्टर बनाने के ऊपर, उसको रिपेयर मेंटेनेंस, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। अगर इस कंपनी के वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किए कि सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतना तेजी से भाग क्यों रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया खुद हेलीकॉप्टर से लेकर सिविल जो एविएशन है, उसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट है, जो उसके साथ साथ जो स्पेस शिप है, मतलब जो स्पेस के लिए काम किया जाता है, सिस्टम के ऊपर, एमआरओ के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर से लेकर जो फाइटर जेट है, उसके साथ साथ जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट कंपनी नया लॉन्च किया है, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी आज खुद बना रहा है, खुद बना भी रहा है, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी कर रहा है, जिसके चलते इंडिया में खुद ये सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, और अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंडिया के जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते हुए अच्छा खासा एक जर्नी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर मैं पहले से ही एक जो सिचुएशन बना है उससे पहले मैं कंपनी के ऊपर एक अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आप देख सकते हैं फाइल्स 2%, मतलब सॉरी कंपनी 2% के आसपास यहाँ पे हायर देखने को मिला,
ऑन रुपीज़ 1173 करोड़ कोचिन शिपयार्ड के साथ बिग डील हुआ। तो कोचिन शिपयार्ड आप सभी जानते हैं इंडिया की एक बड़े डिफेंस कंपनी है और उसी के साथ एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर एक बिग डील हुआ है जो करीबन 1170 करोड़ के आसपास। तो इतने करोड़ का बिग डील होने के कारण एक फिर से एक मैसिव जंप देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को दिखा दूँ तो देखिए कंपनी जिसका लाइफ टाइम हाई था उसी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया। अभी देखिए जिस तरीके से कैंडल बना मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसान तरीके से वो ऊपर जाने वाला है। या सिर्फ वो करेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे वो गिर भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अगर इस पैटर्न्स को फॉलो अप करूँ तो यहाँ पे मुझे तो एक पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिले जो है कप। तो कप तो बन चुके हैं, अभी मुझे चाहिए एक हैंडल। तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेक करे तो मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री लेने वाला हूँ। और जो एंट्री के बाद अगर टारगेट बनेगा तो वो किस लेवल तक बन सकता है, वो टारगेट कुछ इस तरीके से बनने वाला है जो लेवल देखने को मिला करीबन 15% के आसपास। तो छोटे से भी टारगेट को भी मैं लेकर चलूँगा। बाकी जब तक ना ट्रेड बने तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।